हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम केमिस्ट्री क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है और आपको मज़ा भी आएगी। एडवांस लेवल तक हम यहाँ पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात करेंगे प्लांक क्या एक्सपेरिमेंट से। प्लांक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, प्लांक एक्सपेरिमेंट, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो पहले आप यहाँ समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में इसका बहुत यूज है। रेडिएशन चाहे एटम हो, प्लांक ने कहा या तो एटम हो या तो फिर मॉलिक्यूल हो, उससे एनर्जी एमिट करती रहती है। एनर्जी एमिट या फिर एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी जो होती है एमिट या एब्जॉर्ब होती है, पर इन फॉर्म ऑफ क्वांटम, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। और कंटिन्यूस एब्जॉर्ब नहीं होती। एनर्जी जो है कंटिन्यूस एमिट या ऑब्जॉर्ब नहीं होती है। एमिट और एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एनर्जी चंक्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, चंक्स ऑफ एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब या एमिट होती है। और चंक्स ऑफ एनर्जी को उन्होंने एक नया नाम दे दिया, क्वांटा या क्वांटम। क्वांटम चंक्स ऑफ एनर्जी, इनके फॉर्म में एनर्जी एमिट या ऑब्जर्व होती है, वो भी डिस्क्रीट फॉर्म में, इन डिस्क्रीट फॉर्म। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जिस एटम और मॉलिक्यूल से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वो जो एनर्जी ऑफ क्वांटम होती है, एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, ये क्वांटम क्या एनर्जी के चंक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इट। ठीक है, तो जो ये क्वांटम की एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ई प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है h, और इसी h को उन्होंने प्लांक कांस्टेंट बोला। क्या बोला? प्लांक कांस्टेंट बोला। अभी प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू निकल कर आती है 6.63 के आसपास कहते हैं, पर एग्जैक्ट वैल्यू एनसीईआरटी में लिखी है 626 × 10⁻34 जूल सेकंड। जूल सेकंड में वैल्यू है ये, प्लांक कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू है ये। ठीक है, तो जो हमारा क्वांटम की एनर्जी हो कितनी होती, ई बराबर एच न्यू। एनर्जी जो है चंक्स फॉर्म में एमिट या ऑब्जर्व होती रहती है एटम या मॉलिक्यूल से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में।
अब उन्होंने जो ये क्वांटाइजेशन का थ्योरी बताया, जो उन्होंने बताया ये क्वांटाइजेशन की थ्योरी बताई, जो इन्होंने क्वांटाइजेशन थ्योरी बताई, उन्होंने कहा कि ये सीढ़ी की तरह है, टू स्टेप्स स्टेयर, कि या तो तुम पहले में जाओगे या तो यहाँ पर जाओगे, दो के बीच में नहीं तुम जा सकते कि किसी भी सीढ़ी के दो के बीच में तुम पहुँच जाओ। ठीक है, क्वांटाइजेशन हमेशा पार्ट में होगा, या तो यहाँ होगा, जीरो में रहो, कहाँ रहो, जीरो में रहो, या फिर आप एच न्यू में रहो, ये जीरो का एच न्यू, इस तरह से बीच में नहीं आ सकते आप कि दो सीढ़ी के बीच में आप आ जाओ, जैसे एक दो यहाँ पर नहीं आप रह सकते। तो ये क्वांटाइजेशन फिक्स होता है, ये जो क्वांटाइजेशन होता है वो फिक्स होगा। कैसे, या तो जीरो होगा, या तो एच न्यू होगा, या तो टू एच न्यू होगा, या फिर थ्री एच न्यू होगा, है ना, हाफ एच न्यू ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसी कंसेप्ट के बिहाफ पर जो आज हम शुरुआत करने वाले हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसका नाम है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे फिजिक्स में, पर यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि अगर एक सिस्टम बनाया जाए, सपोज दैट ये हमारी कोई मेटल सरफेस है, जैसे कि मेटल सरफेस लिया जाए, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम, यहाँ पर हम लाइट एक्सपोज कराएं इस सरफेस पर, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं। क्या इजेक्ट होने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये पूरा इन्होंने इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। ये इन्होंने एक इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने अमीटर लगा रखा है, तो करंट इधर से फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर फ्लो करेगी, है ना। तो ये जो हमारा सरफेस है वो मेटल सरफेस है। कौन सरफेस है? मेटल सरफेस। ये हमारी मेटल सरफेस है, पोटेशियम की, रुबिडियम से। तो अगर हम यहाँ पर लाइट एक्सपोज करें, तो जैसे ही लाइट एक्सपोज करेंगे तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर इजेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही लाइट पड़ी कि नहीं कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगी। ये आपकी बैटरी है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपका डायग्राम आप बना लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हम इसमें एक्सपोज करते हैं, तैसे ही इलेक्ट्रॉन दौड़ पड़ते हैं। तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डेफिनेशन है क्या हो जाएगी? एनसीईआरटी में लिखी हुई है। लिखिए, when certain metals like potassium, rubidium, cesium were
exposed were exposed to beam of light as shown in figure then electrons were ejected this phenomenon is called photoelectric इफेक्ट। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन हो जाता है। तो आपने इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये देखा किस प्रकार से जैसे ही हम कुछ सर्टेन मेटल पे कोई बीम ऑफ लाइट डालते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होने लगते हैं। अब इसमें ये है कि कब इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत रिजेक्ट होते हैं। जैसे बीम ऑफ लाइट पड़ी तो कोई टाइम गैप नहीं होता। तो इसमें जो खास बातें ये हैं, पहला, नो टाइम ऑफ लैग, नो टाइम ऑफ लैग बिटवीन ejection and expose of light beam। कोई टाइम लैग नहीं होता। और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी या ब्राइटनेस बोल सकते हो, लाइट की कितनी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस लाइट की कितनी है। और नंबर 3 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर एक मेटल की, each metal has a certain characteristic frequency। एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हम न्यू नॉट बोलते हैं, न्यू नॉट। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है जिसके नीचे, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। फोटो है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज not observed, photoelectric effect is not observed। एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है, उससे नीचे की फ्रिक्वेंसी अगर होगी तो फिर हम ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट है ऑब्जर्व नहीं कर सकते।
तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि जो न्यू नॉट है हमारा वो कौन सी फ्रिक्वेंसी है, थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, अब इसके बाद कि अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार की लाइट हमें यूज़ करनी चाहिए। सारे सारे जो रिजल्ट्स हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। अब अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं एनसीईआरटी, देखिए तो मेटल्स दिए हैं और उनका मिनिमम वर्क फंक्शन दिया है। वर्क फंक्शन कि क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, वो मिनिमम फंक्शन जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू नॉट। जैसे कि लिथियम 2.42, सोडियम का 2.3, पोटेशियम का 2.25, मैग्नीशियम का 3.7, कॉपर का 4.8, सिल्वर का 4.3। तो अगर इतना वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन में एच न्यू नॉट हो जाएगा, एच न्यू नॉट मिनिमम एनर्जी जिसको गेन कर कर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सरफेस के बाहर आ जाता है, इजेक्ट हो जाता है। अब देखिए, तो हर एक मेटल का कुछ वर्क फंक्शन होगा, तो वर्क फंक्शन बराबर एच न्यू नॉट। न्यू नॉट आपको पता है, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट बराबर एच न्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट बराबर एच न्यू नॉट। तो ये मिनिमम एनर्जी है, इट इज minimum energy to get electrons are ejected। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो जाते हैं पर वो मेटल के सरफेस पे आ जाते हैं। जैसे सपोज दैट ये हमारा एक मेटल है, आप अच्छे से समझिएगा, ये हमारा मेटल है। तो जैसे कुछ भी हो सकता है, पोटेशियम या सीजियम का मान लो। तो यहाँ से अगर पोटेशियम का सपोज दैट, तो पोटेशियम का यहाँ पर एनसीईआरटी के अनुसार पोटेशियम का जो वर्क फंक्शन दिया है डब्ल्यू नॉट 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻19 जूल होता है ना। तो इतना अगर वर्क फंक्शन अगर दें तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएगा यहाँ पर ये मूव नहीं करेगा, ये जो है मूव नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा। मूव करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, वेलोसिटी देना पड़ेगा। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन फॉर मूविंग टू मूव, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, टू मूव इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है उतना तो पा के तो वो सरफेस पे आ जाएगा वर्क फंक्शन पर अगर उससे ज़्यादा एनर्जी है तभी मूव कर पाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होती है जिससे क्वांटम की, जिसको हम बोल सकते हैं एच न्यू, वो आपका होगा एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो एच न्यू है तो आपने पढ़ा है कि एनर्जी है किसकी, क्वांटम की एनर्जी एच न्यू। तो अभी आपने पढ़ा एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अपना अपना लिखने का तरीका है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक। अब एच न्यू आपको हमने बताया वर्क फंक्शन है, वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है ना। एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ क्वांटम, ठीक है। तो इस प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एच न्यू बराबर डब्लू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, जैसे आपकी मर्जी हो। और इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी चीज़ को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी होगा, तो अगर मैं यहाँ से एच न्यू में इस वाली चीज़ में डब्लू नॉट बढ़ा दूँ तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हो जाएगी, आपसे पूछा जा सकता है। तो डब्लू नॉट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो या एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बताना पड़े कि हाँ कितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए ताकि वो करंट फ्लो करने लगे, एच न्यू माइनस ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब सिंपल सा एक एग्जांपल करते हैं इसमें कि सपोज दैट क्वेश्चन एक एग्जांपल का है एनसीईआरटी में, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन of radiation whose frequency is 5 × 10⁴ हर्ट्ज। अब देखिए हमें क्या एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन फोटोन निकालना है। फोटोन, अच्छा फोटोन क्या होता है अभी आपको पता है नहीं। फोटोन जो होता है, फोटोन जो होता है लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एच न्यू निकालना। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, मतलब हमें निकालना है एच न्यू निकालना है, एक्चुअली स्मॉलेस्ट पार्टिकल की एनर्जी निकालना है। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी है, कितनी दी है फ्रिक्वेंसी की वैल्यू, न्यू बराबर 5 × 10⁴ हर्ट्ज, और एच की आपको पता रहती है 6.62 10⁻⁻, प्लस क्या होता है माइनस का 34 जूल सेकंड। अब आपको एनर्जी निकालना है तो क्या हो जाएगा, एच न्यू जूल में निकल आएगी, ये मल्टीप्लाई कर दो आप 6.62 10⁻34 पावर और 5 × 10⁻14। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एक पार्टिकल की एनर्जी आ जाएगी, पार्टिकल ऑफ 1 फोटोन, एक मोल नहीं आएगी, पार्टिकल ऑफ फोटोन, 1 पार्टिकल ऑफ फोटोन लाइट, सॉरी 1 पार्टिकल का है ना, 1 पार्टिकल ऑफ लाइट, एक फोटोन का आया मतलब 1 फोटोन का। आप यहाँ लिख सकते हो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी आएगी, लगभग मेरे पास आंसर लिखा हुआ है इसमें 3.313 × 10⁻⁻19 जूल आ गई। अब एक मोल की निकालना है तो आप कैसे करोगे, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, तो आप जब कर दो मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 3.313 × 10⁻⁻19
इंटू 6.022 10 की पावर कितना 23। अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, पर मोल है ये नंबर कितना आता है पर मोल है, ठीक है, पर मोल, 1 मोल में होता है ना इतना, पर मोल में इतने पार्टिकल होते हैं पर मोल में, पर मोल। तो क्या आ जाएगा ये, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे कि जूल में आप किलो जूल में ले आइएगा, तो अगर मुझे किलो जूल में निकालना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो किलो जूल में आ जाएगा। तो आंसर इसमें इंसर्ट में दिया हुआ है 199.51 kJ मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये आपका क्वेश्चन आया किसका, फोटॉन का। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए क्या दिया है। 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। अब इसमें वेवलेंथ दिया है 400 नैनोमीटर, क्या दिया 400 नैनोमीटर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया। तो और 100 वाट का पावर का दिया है, पावर ऑफ द बल्ब 100 वाट, ठीक है, मतलब E/T की वैल्यू दी है, E/T की वैल्यू दी है। 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट इतना कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। तो सबसे पहले तो आपको E बराबर hν कर लीजिए। अब चूँकि यहाँ पर वो नहीं दिया है तो E बराबर क्या हो जाएगा C/λ। कैसे, C बराबर न्यू लैम्डा, ये वाला अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। C क्या है स्पीड ऑफ लाइट, न्यू क्या फ्रिक्वेंसी, लैम्डा क्या वेवलेंथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर hc/λ। अब यहाँ पर h मालूम है आपको, C मालूम है, लैम्डा मालूम है, लैम्डा नैनोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 6.62 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8, और नैनोमीटर 400 इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा नैनोमीटर में, है ना। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है, ई की वैल्यू क्या आती है, ई की वैल्यू आ जाती है आपकी 4.969 गुणे 10 की पावर -19 जूल। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये इतनी एनर्जी आई, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड कितना हो जाएगा, तो एक की एनर्जी कितनी है, तो पावर होती क्या है जूल पर सेकंड, 1 सेकंड की एनर्जी तो पावर होती है, पावर जो होती है 100 वाट है। 1 सेकंड में कितना जूल का निकला, टोटल कितना जूल निकला इतना, तो 1 सेकंड में कितना निकला इतना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर क्या हो जाएगा 4.969 इंटू 10 के पावर -19, और किससे डिवाइड कर दोगे, मतलब ये पावर टोटल पावर दिया है इससे, सॉरी ये तो एक फोटॉन की एनर्जी आ गई ना, और टोटल नंबर ऑफ फोटॉन निकालना है। पावर कितना दिया है बल्ब का 100, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर टोटल पावर और एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, क्यों सही है ना। तो यहाँ पर 100 अपान कितना था 4.969 इंटू 10 के पावर -19 जूल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2.012 इंटू 10 की पावर 20 पर सेकंड। तो ये आपका आंसर है। तो बच्चों देखिए आपको लगना पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक है थोड़ा सा नया टॉपिक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को अच्छे से। कैलकुलेशन तो है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्वांटम होता है, क्या क्वांटा है, वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है,
वर्क फंक्शन होता क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, फोटॉन की एनर्जी कितना होता है, लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। फिर आगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप इसको नोट सुनाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। ओके, थैंक यू।